नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कुछ प्रशासनिक शब्दावली करेंगे जो कि रियासतकालीन राजपूताना का जो इतिहास है, यानी कि आज़ादी से पहले का, यानी कि राजस्थान के गठन से पहले का जो इतिहास है, उसमें जो प्रशासनिक शब्द काम में आते थे, रियासतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो शब्द काम में आते थे, उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, उन शब्दों के अर्थों के बारे में। पहला शब्द अड़सठा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है अड़सठा। यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड से संबंधित है। सिर्फ जयपुर राज्य की बात कह रहा हूँ विद्यार्थियों। जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है जो उसमें जयपुर राज्य के परगने, उन परगनों में जो मौजे थे, यानी परगनों से भी छोटी इकाई, फिर उनकी भूमि की पैदावार आदि का विवरण हमें अड़सठा में मिलता है। जयपुर राज्य की भूमि और भूमि में पैदावार, ये जो विवरण है ये अड़सठे में मिलता है। अगली टर्म है अर्जदास्त। अर्जदास्त यह एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र होता था जो कि अधिकारी अपने जो दूसरे जो अधिकारी हैं उनको भेजता था। अर्जदास्त है ना, इसमें अर्जी शब्द आ रहा है। अर्जी अपन जानते हैं एप्लीकेशन को कहते हैं, तो ये अर्जदास्त है। अगला शब्द स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है किलेदार। जैसा कि इस शब्द में निहित है, किले का रक्षक अधिकारी किलेदार कहलाता था। वह किले की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था और राजा का जो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होता था उसे ही किलेदार बनाया जाता था, क्योंकि किले युद्ध का आधार होते थे और किले जाने का मतलब है हाथ से विजय निकल जाना या पराजय के निकट आना। तो किलेदार राजा अपने विश्वस्त व्यक्ति को बनाता था। किले का प्रभारी, किले का रक्षक किलेदार कहलाता था। स्क्रीन पे अगला शब्द आपको नजर आ रहा है कोतवाल। राज्यों की राजधानियों व परगनों के बड़े कस्बों में कोतवाल नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कोतवाल का प्रमुख दायित्व नगर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना होता था। विद्यार्थियों, यदि आपने नोटिस किया हो तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक कोतवाली होती है और कोतवाली का जो प्रमुख अधिकारी है उसको हम कोतवाल भी कहते हैं। हम चूरू में रहते हैं तो चूरू में भी कोतवाली है। तो कोतवाल का प्रमुख दायित्व नगर एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था। कोतवाल नगर के दरवाज़ों पर पुलिस तैनात करता था और रात्रि के समय गश्त लगाने की व्यवस्था करता था। अब उस समय जो कोतवाल था उसके दायित्व आज के कोतवाल से ज़्यादा हैं विद्यार्थियों, क्योंकि वो नगर की सफाई व नागरिकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता था। बाजार में
भाव ताव सही लगा रहे हैं व्यापारी दुकानदार, उनके तोल माप बाँट वो सही हैं, उन सब का निरीक्षण करना, लावारिस संपत्ति की व्यवस्था करना, नगरवासियों व व्यापारियों पर लगे करों की वसूली करना तथा धार्मिक व सार्वजनिक स्थानों का प्रबंध करना भी उसके कार्यों में सम्मिलित थे। तो यदि हम मोटी लैंग्वेज में कहें हम आज के लैंग्वेज की दृष्टि से, तो इसका काम लॉ एंड ऑर्डर का भी था, इसका काम रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी था। ऑल ओवर पूरे शहर का जो एक उत्तरदायित्व था वो कोतवाल पर रहता था। अगला शब्द खजांची। राज्यों में खजांची का जो कार्य है, खजाने में जमा व व्यय की रकम का ब्यौरा रखना होता था। मेवाड़ में इस अधिकारी को कोषपति कहा जाता था, क्योंकि कोषाधिकारी है, राजकोष का अधिकारी है। किसी भी खजांची में एक जो बड़ा गुण होना चाहिए था वो मितव्ययिता का गुण था, ताकि राज्य के खजाने में वृद्धि होती रहे। अगला टर्म आ रहा है विद्यार्थियों, खंतूत महाराजगान व अहलकारान। खंतूत महाराजगान आपकी स्क्रीन पर व अहलकारान दोनों के मतलब खंतूत महाराजगान कहो या अहलकारान कहो, ये इनका जो कार्य था, कौन थे ये? इनके द्वारा देसी शासक यानी कि जो राजपूताना के राजा थे वो मराठों, पिंडारियों, पिंडारी जो मराठों के साथ राजस्थान पर आक्रमण कर रहे थे, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार व पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधी पत्र व्यवहार किया जाता था इनके माध्यम से। किसके माध्यम से? खंतूत महाराजगान, या फिर हम इसको कह लें अहलकारान। इसके माध्यम से शासकीय पत्र, जो राजकीय पत्र थे, वो राजकीय पत्र भेजे जाते थे मराठों को, पिंडारियों को, मुगलों को और जो भी पड़ोसी स्टेट्स हैं उनको। अगला शब्द स्क्रीन पर खरीता। एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग, वो पत्र व्यवहार खरीता कहलाता था। क्या कहलाता था? खरीता। अगली टर्म खानसामा। खानसामा वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राजकीय विभागों के सामान की खरीद और संग्रह से संबंधित कार्य करता था। वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राजकीय विभागों के सामान की खरीद और संग्रह से संबंधित कार्य करता था। राज दरबार व राजमहल संबंधी व्यक्तियों व कार्यों से उसका संपर्क बना रहता था। यह अधिकारी भी राजा का बहुत विश्वसनीय होता था, क्योंकि इसका राजमहल में आना जाना रहता था। आगे छटूंद, ये हमने पहले चर्चा एक बार हुई थी, तब किया था कि मेवाड़ राज्य में जागीरदार जो अपने शासक को कर देते थे वो छठा भाग होता था आय का, इसलिए उसको छटूंद कहा जाता था। एक शब्द रियासत काल में ड्योढ़ीदार का कार्य महल की सुरक्षा, देखरेख व निरीक्षण का रहता था। शासक से मिलने वाले व्यक्तियों पर यह दृष्टि रखता था और उन्हें
शासक से मिलाने की व्यवस्था करता था। उनको किस समय वो मिलेंगे, अपॉइंटमेंट जिसको हम कह दें, और साथ में जो व्यक्ति है वो ठीक व्यक्ति है क्या, राजा को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कोई हथियार के साथ तो अंदर नहीं जा रहा है। ये इन चीज़ों का जो देख रेख का कार्य है, निरीक्षण का कार्य है, वो ड्योढ़ीदार का होता था। ड्योढ़ी ये एक मतलब दार यानी जो दरवाजे पे लगभग जो रहता था। एक टर्म चलती थी तफेदार, आपकी स्क्रीन पर। यह कर्मचारी गांवों में राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले राजस्व का हिसाब रखता था। तफेदार रेवेन्यू का, राजस्व का हिसाब रखता था। एक शब्द आता है तौजी। ये खुले पत्थर जिन्हें इकट्ठा करके बंडलों में बांध दिया जाता या नत्थी कर दिया जाता, नत्थी या बंडलों में बांध दिया जाता, वो तोजी कहलाते थे। दस्तूर कोमवार, दस्तूर कोमवार अगला शब्द। जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है विद्यार्थियों, जिनसे जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दस्तूर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा, और कौम का अर्थ होता है जाति। अतः दस्तूर कोमवार जयपुर रियासत की विभिन्न जातियों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और उनके कोई मनोरंजन है, कोई परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन सब की जानकारी रखता था। दस्तूर कोमवार अभिलेख 1643 से 1943, 300 साल के समय के हैं। जो तौजी, हमने अभी तौजी का जिक्र किया था, तौजी बंडल व सजिल्द पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों को अध्ययन की दृष्टि से राजघराने के अभिलेख, राज्य की अन्य जातियों के अभिलेख, उत्सव आदि के अभिलेख, ठिकानेदारों से संबंधित अभिलेख व अन्य रियासतों से संबंध, केंद्र अथवा अंग्रेजों से संबंध, ठाकुरद्वारे के अभिलेख, कर्मचारी वर्ग जाति के अभिलेख, इन सब में ये इनको वर्गीकृत किया गया है। जितने भी कि इनको को नत्थी करके इनके जो तौजी बनाए गए, बंडल बनाए गए, या इनको पुस्तकों के रूप में जो वो किया गया है, इनको अटैच, उन सजिल्द पुस्तकों का ये हमने कैटेगरी मैंने आपको अभी बताया है। ये 12 बंडल हैं इनके और 34 सजिल्द पुस्तकों के रूप में हैं। विषय सूची देखकर हम जिस जाति के बारे में जानना चाहते हैं उस जाति की पुस्तक के नंबर तथा पृष्ठ संख्या देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या, विषय एवं आकारादि क्रम में जाति अंकित की गई है, जिससे सूचना प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। अगला टर्म है विद्यार्थियों दीवान। क्या है दीवान? राजपूत रियासतों में प्रशासनिक तंत्र के प्रमुख को दीवान कहा जाता था। आपने सुना भी होगा दीवान जी, जो मुख्य रूप से वित्त एवं राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखता था। वित्त और राजस्व, दीवान से अपेक्षा की जाती थी कि वह राज्य की आमदनी बढ़ाकर विभिन्न जो व्यय होते हैं उनकी पूर्ति करेगा। इसे न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त थे, सैनिक और प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त थे। अगला है देश दीवान। राजा की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी, तब उसे देश दीवान कहा जाता था। जब राजा एब्सेंट है, राजधानी से बाहर है,
तब वो देश दीवान कहलाता था, जिस दीवान का अभी हमने जिक्र किया है। महाराजा जसवंत सिंह जी का आपने नाम सुना है, मारवाड़ के। जब वो मुगलों की तरफ से दक्षिण भारत में अपॉइंटमेंट उनका था, नियुक्त थे, उस समय मुहणोत नैन्सी को देश दीवान बनाया गया था। मुहणोत नैन्सी दीवान थे उनके, जिन्होंने मुहणोत नैन्सी रिख्यात लिखी है और मारवाड़ परगनारी विगत लिखी है। वो वहाँ के दीवान थे, लेकिन जसवंत सिंह जी की एब्सेंट में देश दीवान कहलाते थे। अगला टर्म आ रहा है निशान। बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किए जाते थे वे निशान कहलाते थे। मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किए जाते थे वो निशान कहलाते थे। परवाना, अगली टर्म। महाराजा द्वारा अपने अधीस्त को जो आदेश दिया जाता था, जारी किया जाता था, वह परवाना कहलाता था। बोलचाल की भाषा में अपन कई बार कहते हैं कि उसका परवाना आया है, तो ये परवाना कहलाता था। फरमान। फरमान मुगल बादशाह के द्वारा जारी होते थे, शाही आदेश थे। कभी ये सार्वजनिक तो कभी विशेष रूप से मनसबदार के लिए होते थे, उसको कहते थे फरमान। ये भी आप बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपका फरमान आया है। अगली टर्म है बख्शी। बख्शी मुख्यतः सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था। सेना के लिए रसद व्यवस्था यानी कि खाने पीने की व्यवस्था, अनुशासन, सैनिकों का प्रशिक्षण, युद्ध स्थल में घायल सैनिकों व पशुओं के उपचार व उनकी सुरक्षा का प्रबंध बख्शी करता था। घायल सैनिक जो और पशु, क्योंकि युद्ध में पशु भी काम आते थे विद्यार्थियों। घोड़े के बारे में तो आप जानते हैं, क्या उपयोगिता थी युद्ध में। हाथी की क्या उपयोगिता थी युद्ध में। ऊँट की क्या उपयोगिता थी युद्ध में। इसके अलावा खच्चर वगैरह जिन पे सामान ले जाया जाता था। इसके अलावा दूध की और दही घी की, क्योंकि युद्ध के लिए सेनाएं कई दिनों के लिए बाहर जाती थी, तो साथ में वो अपने गाय भैंसे भी लेके जाते थे। वो जो भी घायल हो जाते थे उनके लिए बख्शी कार्य करता था। वह सेना के वेतन, सैनिकों की नियुक्ति, पद वृद्धि व पदावनति, इन सब का रिकॉर्ड भी रखता था। बात करते हैं मंसूर की। यह एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा, शाहजादा जो कहते हैं अपन, शहजादा राजा का पुत्र, उसके द्वारा जारी किया जाता था। उत्तराधिकार युद्ध के समय शहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वह मंसूर कहलाते थे। अब बात करते हैं महकमा पुण्यार्थ। यह विभाग राज्य के मंदिरों, गरीबों, अनाथों, विधवाओं आदि को राजकीय अनुदान यानी कि सहायता प्रदान करता था। तभी तो इसका नाम है महकमा पुण्यार्थ। महकमा यानी कि डिपार्टमेंट। उदयपुर राज्य में इस विभाग के अध्यक्ष को दानाध्यक्ष कहा जाता था। कोटा राज्य में हाकिम पुण्य कहा जाता था। तो जयपुर राज्य में इस विभाग के अध्यक्ष को हाकिम खैरात कहा जाता था। अगली टर्म है मापा। मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में सामान लाने ले जाने पर जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसे मापा कहते थे। मीर मुंशी। मेवाड़ राज्य में यह पड़ोसी रियासतों से कूटनीतिक पत्र व्यवहार रखने वाला अधिकारी था, मीर मुंशी। अगला अधिकारी है मुत्सद्दी। मुत्सद्दी राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी मुत्सद्दी कहलाते थे। यह किसी भी जाति या वर्ग से हो सकते थे।
ये प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग था, मुत्सदी। अगली टर्म है मुसाहिब। यह जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री होता था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। याददाश्त, अगली टर्म याददाश्त। यह पट्टे की एक किस्म होती थी जिसमें शासक द्वारा जागीरदार को जागीर स्वीकृत की जाती थी। जागीरदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को इसके द्वारा पुनः स्मरण करवाया जाता था, जिसमें परगने का ब्यौरा भी दर्ज होता था। जागीरदार की मृत्यु होती तो राजा की तरफ से एक पट्टा और चला जाता था और उसमें कि भाई ये तुम्हारा इतना तो तुम्हारे पास लैंड है और इसका ये इतना टैक्स वगैरह बनता है, ये सारा उसके अंदर होता था। इसके बाद में है राहदारी। गलती से स्क्रीन पर रामधारी लिखा गया, आप इसे राहदारी पढ़ें विद्यार्थियों। राज्य क्षेत्र से गुजरने वाले माल पर जो टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी, उसको राहदारी कहा जाता था। उसको राहदारी कहा जाता था। अगला है रुक्का। राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहा जाता था। जो पत्र व्यवहार होता था उसको रुक्का कहते थे। आपस में राज्य के अधिकारी, उनके बीच में जो भी कोरस्पॉन्डिंग होती थी, एक पहले अर्जदाश्त शब्द भी आया था। अगला टर्म है वकील रिपोर्ट। मनसबदार, जागीरदार एवं अन्य सरदार मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, जिनको वकील कहा जाता था। जिनको क्या कर, जो राजा मतलब मनसबदार है, जागीरदार है, सरदार है, राजा है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव मुगल दरबार में रहते थे, इनके प्रतिनिधि जो वहाँ रहते थे, इनके यूँ कहें कि राजदूत वहाँ पे जो रहते थे, उसको वकील कहा जाता था। वे अपने स्वामी से संबंधित खबरों का संकलन कर दरबार की गतिविधियाँ रियासतों को भेजते थे। मतलब रियासत का समाचार दरबार में, दरबार का समाचार, मुगल दरबार का समाचार रियासत में भेजते थे। उनके द्वारा जो भेजी गई रिपोर्ट, सूचनाएं थी, उनको जो रिपोर्ट्स थी, वो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। अगला शब्द वाक्या। इसके तहत बादशाह या राजा की व्यक्तिगत एवं राजकीय संबंधी जो गतिविधियां हैं राजकार्य संबंधी, तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्में हैं, व्यवहार है, शिष्टाचार है, आदि का ब्यौरा, आदि का वर्णन जो है वो वाक्या में दर्ज रहता था। इसके बाद में बात करते हैं सनद की। यह एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने राजा को जागीर प्रदान करता था। नेक्स्ट, सायर। जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात तथा चुंगी कर का सामूहिक नाम सायर था। एक टर्म है सायर दरोगा। सायर दरोगा परगने में चुंगी कर वसूलने वाला अधिकारी था, जिसकी नियुक्ति राज्य करता था। इसकी सहायता के लिए कई अमीन होते थे, अमीन जैसे कि पटवारी वगैरह। इसके बाद में है सहाणे। गलती से साढ़े लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये शब्द है सहाणे। यह भूराजस्व में राज्य का भाग निश्चित करने वाला अधिकारी था, कि जो भूराजस्व है उसमें राज्य का जो टैक्स है वो कितना रहेगा। अगला है हस्बुल हुक्म। इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश, शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी, वह
हस्बुल हुक्म कहलाता था। और अंत में है हाकिम। यह परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जो परगने की शांति व्यवस्था, न्याय एवं भू राजस्व संबंधी कार्य देखता था। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर है उसके पास में, और रेवेन्यू कलेक्शन है, और जुडिशरी है। जयपुर में इस अधिकारी को फौजदार कहते थे, जयपुर रियासत में, और कोटा रियासत में इसका नाम था हवालगिर। हवालगिर। तो ये था विद्यार्थियों हाकिम। इस प्रकार से मुख्य जो शब्द प्रशासनिक व्यवस्था में काम लिए जाते थे, उन शब्दों की आज हमने चर्चा की। आगे हम प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा जो राजस्व शब्दावली थी, उसमें जो टर्म्स काम में आती थी, उनका हम जिक्र अगले अपने व्याख्यानों में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।